आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सरकार अनलिमिटेड नोट्स या सिक्के छाप सकती है हर साल। क्योंकि सरकार के पास पावर है कि वो नोट छाप सकती है और कॉइन्स भी छपा सकती है। तो क्या वो अनलिमिटेड नोट्स और अनलिमिटेड कॉइन्स छाप सकती है एक्चुअली में? अब इसे हम पॉइंट वाइज़ देखते हैं। सबसे पहली बात है कि नोट छापने का काम, जो प्रोसेस है वो आरबीआई करती है। अ, आरबीआई को ये अधिकार या ये पावर 1934 में ही मिल गया था, आज़ादी के पहले ही। तो नाइन इस एक्ट का नाम रखा गया 1934 आरबीआई एक्ट। उसके तहत आरबीआई नोट्स छापती है। नोट्स छापने का रूल्स रेगुलेशन सब अपने पास रखती है। बट अब जो नोट होगा, किस-किस डिनोमिनेशन का होगा, जैसे ₹5 होगा, ₹10 होगा, ₹1 पहले ₹1 ₹2 भी आता था, है ना? तो 5 होगा, 10, 50। अभी जैसे एक नया डिनोमिनेशन आया 2000 का और ₹1000 का डिनोमिनेशन नोट हटा दिया गया। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आरबीआई डिसाइड नहीं करती है। आरबीआई सरकार के नियमों के तहत नोट छापती है ना? सरकार सिर्फ हाँ, कॉइन्स वो ₹1, ₹2, ₹5, 50 पैसा, 10 रुपया जो भी है, जितने भी सिक्के छापे जाते हैं, वो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट करवाती है ना? तो जो नोट छापने की जो प्रक्रिया होती है, आरबीआई सरकार के नियमों के अधीन होकर के सारे नोट छापती है, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। उसके बाद अब नोट का जो डिनोमिनेशन है, आरबीआई मैक्सिमम ₹10,000 का नोट तक छाप सकती है। जैसे अभी मैक्सिमम चल रहा है ₹2000, मैक्सिमम ₹10,000 का नोट तक छाप सकती है। लेकिन अगर कभी आरबीआई को लगे कि 10,000 से हम ज़्यादा बड़ा नोट छापें, जैसे ₹15,000 का नोट छापें या ₹20,000 का नोट छापें, है ना? तो अब ये आरबीआई एक्ट के तहत 10,000 से आप ज़्यादा तो छाप नहीं सकते हैं, ₹10,000 का नोट से ज़्यादा। तो वो क्या करेगी? वो सरकार को रेफ़र करेगी कि हम ₹15,000 का नोट छापना चाहते हैं। अब अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तो फिर वो आरबीआई एक्ट को एडिट करेगी, अमेंड करेगी और उसमें नियम को पारित करेगी कि हाँ भाई, आप 15,000 या ₹20,000 मैक्सिमम तक का नोट आप छाप सकते हैं। उसके बाद से फिर आरबीआई वो नोट छाप सकती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब जो आरबीआई होती है, हर साल कितना नोट छापना है वो एस्टिमेट करती है जीडीपी के आधार पे, है ना? क्योंकि जितनी बड़ी जीडीपी होगी देश की, देश में उतना नोट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा नोट में, तो लिखा होता है मैं धावक को ₹10 देने का वचन करता हूँ, मैं धावक को ₹100 देने का वचन करता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपने नौकरी किया, है ना? महीने की मान लो आपको ₹50,000 या ₹20,000 अकाउंट में आ गया, वो तो नोट है नहीं, वो क्या है? डिजिटल है कि चलो ₹25,000 सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब आप एटीएम में जाते हो निकालने, नोट ही नहीं है, तो आपके वो अकाउंट में जो ₹25,000 है, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो सरकार जितना देश का जीडीपी है, उसके अनुसार उतना कैश जो है मार्केट में रोल आउट भी करती है। और अगर नोट डेफिसिट हो जाती है मार्केट में, तो उसके हिसाब से हर साल आरबीआई एक आंकड़ा निकालती है और वो भेजती है सरकार को कि भाई इस साल हमें इतना नोट छापना है। और जब सरकार अप्रूवल दे देती है, उसके बाद आरबीआई फिर उतना नोट छापती है। ये आरबीआई की जो नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग फैसिलिटी आप कह सकते हैं, वो पूरे देश में 3 सेंटर्स में ही है। और आरबीआई भले ही पूरा का पूरा फाइनेंस या नोट छापने की प्रक्रिया अपने अधीन रखती है, लेकिन इसमें फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट की होती है कि कितना नोट आप छाप सकते हो और नोट के कौन-कौन से डिनोमिनेशंस होंगे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं या फाइनली प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। बिना उनके अप्रूवल के आप कह सकते हैं, आरबीआई यही सारी चीज़ें नहीं कर सकती। अब जैसे सालाना मैंने आपको बताया कि कितना नोट छापना आरबीआई एस्टिमेट करती है, वो आंकड़ा सरकार को भेजती है और फिर सरकार एक साइन ऑफ लेटर देते हैं, रिटन लेटर, उसके बाद ही आरबीआई नोट छाप सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करके बताती है कि भाई कौन-कौन सा नोट का डिनोमिनेशंस होगा, है ना? उसके बाद कॉइन्स की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ही अपने अंडर में रखती है और सिक्कों को छपवाती है। तो इसके 4 सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 2 हैं आपके, एक नोएडा में है और एक आपका कोलकाता के अलीपुर में है। ये 4 सेंटर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्के छपवाती है। अब हम आते हैं आरबीआई के और करेंसी छापने के कुछ फैक्ट्स के बारे में। आरबीआई को ये पता होता है कि मार्केट में कितना पैसा, कितना नोट होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई को ये पता है कि कितने नोटों का सर्कुलेशन होता है। अब ये नोट का सर्कुलेशन या फिर आप बोल सकते हैं पैसों का सर्कुलेशन, यही होता है जो देश की, किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। अब जैसे सर्कुलेशन नोटों का जितना ज़्यादा होगा,
जितना स्पीड से होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर मान लो जैसे किसी देश में अ, वहाँ पर नोट्स मान लो आप 1 करोड़ रुपया है और उसमें से आपने मान लो 75 लाख रुपया एक जगह किसी आदमी ने अपने पास रख लिया, कमा करके अपने पास जमा कर लिया है। अब मार्केट में कितना बचा? सिर्फ़ 25 लाख। तो मार्केट में कितना पैसा घूमता रहेगा? सिर्फ़ 25 लाख। तो इकोनॉमी सिर्फ़ 25 लाख में ही चलती रहेगी। और बाकी का 75 लाख किसी आदमी ने अपने पास स्टैश करके रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए सरकार हमेशा कभी-कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सरकार कभी-कभी कहती है कि आप अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा ना रखें, उसका उपयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, उसे सर्कुलेट करें। मतलब उसमें उसे आप लागत में लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप उससे कोई बिज़नेस करें, व्यापार करें, ताकि कुछ लोगों को काम मिलेगा। है ना? बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास पैसे को जमा करके ना रखें, क्योंकि पैसे जमा करके रखने से ना आपका पैसा बढ़ता है और ना ही इकोनॉमी को बढ़ने में मदद मिलती है, ना आपकी और ना ही सरकार की। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वही पैसा जब बैंक को जाता है या ये किसी म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी को जाता है, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, तो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। इसीलिए आपके पैसे का सर्कुलेशन ज़रूरी होता है। अब इसीलिए एक 1956 में एक नियम पारित हुआ जिसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, एमआरएस, जिसके तहत आरबीआई को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में फ्लोट करके रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपए सैलरी आ गई, लेकिन आप एटीएम में जाते हैं तो वहां से आप कैश नहीं निकाल पाते क्योंकि एटीएम में पैसे नहीं है। किसी भी एटीएम में जाते हैं, कहीं भी पैसा नहीं है, तो आपके उस 25,000 रुपए का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अब चूँकि डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से स्कैन करके और पे कर देते हैं। अब ये नया दौर आ गया है, जहाँ पर आप नोट से ज़्यादा आप डिजिटलाइज़ेशन का फ़ायदा उठा कर के कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी आपका पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है ना? कैसे? आपके अकाउंट में 25,000 रुपया है, आप गए आपने 5,000 रुपए का कपड़ा वगैरह सब खरीद लिया, आपने स्कैन किया, 5,000 रुपए आपके अकाउंट से चले गए। कहाँ गया? उस कपड़े की दुकान वाले के पास। फिर वो 5,000 रुपए का कुछ और खरीदेगा, फिर वो कुछ और खरीदेगा। इस तरह से चेन चलता रहता है, पैसा फ्लोट करता रहता है मार्केट में। तो पैसा फ्लोट करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है? जब आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पाँचवाँ, छठा ऐसे-ऐसे करके जब जाता है, तो पैसे के फ्लोट होने से ये होता है कि आप जो चीज़ें खरीदते हो, मान लीजिए चीज़ खरीदा आपने, तो इस चीज़ को खरीदने के साथ-साथ आप क्या कर रहे हो? टैक्स पे कर रहे हो। मान लो ये आपने ₹50 का चीज़ खरीदा, हो सकता है आपने इसमें ₹15 क्या दिया? टैक्स दिया। यहाँ पर आपने ₹500 का चीज़ खरीदा, ₹500 में हो सकता है आपने ₹100 का टैक्स दिया। तो पैसा वही है, फ्लोट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, उससे जो टैक्स निकल के आ रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जा रही है। मार्केट में पैसा उतना ही है, लेकिन गवर्नमेंट को एज़ अ टैक्स मिल रहा है ना? और जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट और एस्टिमेट करके कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल करके साइन ऑफ लेकर के वो छापती है। तो आरबीआई का ये मेन काम होता है कि भाई आप चेक करो कि मार्केट में कितना पैसा है और कितना होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ नहीं। अभी चूँकि हम अभी पूरी तरह से 100% डिजिटलाइज़ेशन हुए नहीं है और शायद अभी बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। तो नोटों का सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है। जब से आप कह सकते हैं ये कोविड स्टार्ट हुआ है या ये नोटबंदी के बाद का जो ईरा है, उसके बाद से नोट का यूज़ या फिर आप ये कह सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे जब से आ गया है, ये नोट का इस्तेमाल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई को भी अब समझ में आ गया है कि पहले जितना नोट छापा करती थी या मार्केट में फ्लोट होता था, अब उतना नोट की ज़रूरत नहीं है। अब आधा से अधिक काम हो जाता है आपका डिजिटलाइज़ेशन से ही। नंबर एक जगह से आपके अकाउंट से 5,000 नंबर डिलीट हो गए, 25,000 में से 5,000 कट। चला गया दूसरे के अकाउंट में, फिर तीसरे के अकाउंट में, ऐसे करके है ना, डिजिटलाइजेशन के आधार पे नंबर सिर्फ अब फ्लोट हो रहे हैं, नोट्स की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आरबीआई मैनेज करती है नोट्स। नोट छापने की प्रक्रिया में उसका जो एस्टिमेशन होता है, आरबीआई इस बात से भी रेफरेंस लेती है कि जीडीपी किस कैसा रहा साल का, है ना। जीडीपी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, वो इस तरह से कि देश की जीडीपी जितनी बड़ी रहेगी, नोट उतना ही छापना पड़ेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और आपने डिसाइड किया है कि 5 सब्जियां खरीदेंगे और पांचों की कीमत मान लेते हैं 20-20 रुपया करके है। तो आप कितना लेकर जाएंगे? 100 रुपया लेकर जाएंगे। 5 रुपया ऊपर ही लेकर जाएंगे शायद से। मान लेते हैं आप 100 रुपये लेके गए। आप गए और पांचों सब्जियां आपने 20-20 रुपया करके खरीद के आ गए। ये तो हो गया आइडियल सिचुएशन। अगर आप सोचे कि पाँचों सब्जियाँ आपको 20-20 रुपए में मिलेगा और आप 100 रुपए ही लेकर गए, लेकिन जब मार्केट गए तो पता चला कि पाँचों सब्जियों का दाम
20 के बजाय 30-30 रुपया था। तो आप लेने गए थे 5 सब्जियाँ, अब लेके कितने आए? सिर्फ़ साढ़े 3 कैसे? 30 तिया 90 और एक 10 साढ़े 3 सब्जी भी नहीं ले ले पाए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपने जितना डिसाइड करके गए थे या जितना मार्केट का वैल्यू है, उसके हिसाब से आपके पास कैश होना चाहिए। अब इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट में सब्जी बेचने वालों की संख्या बहुत कम है और सब्जी भी मार्केट में बहुत कम है। और लोग बहुत ज़्यादा हैं और सबके पास भर-भर के पैसे हैं, है ना? तनख्वाह मिली होगी, तो सब लोग भर-भर के पैसा लेकर के 200, 500, ₹1000 लेकर के सब लोग गए और एकदम भीड़ लगा कर गए और सब्जी बेचने वालों की संख्या 8-10 मात्र है। तो सब्जियों का जो मूल्य है या सब्जियों का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत है लेकिन प्रोडक्ट बहुत कम है। प्रोडक्ट को आप समझ सकते हैं जीडीपी के हिसाब से और जो कैश है उसे आप इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो जितनी बड़ी आपकी जीडीपी होगी, उतना ही आपका कैश फ्लो होना चाहिए, न ज़्यादा न कम, है ना? तो मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ₹20 करके 5 सब्जी है, तो आपके पास ₹100 होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब जितनी बड़ी जीडीपी उतना कैश फ्लो। ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर आपका सब्जी, आपका वेजिटेबल मार्केट में कम है और पैसा ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, तो फिर इसका मूल्य बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में मनी पैसा भर-भर के है और प्रोडक्ट कम है, जैसे कि अगर मान लीजिए देश की जीडीपी मान लो 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ है और कैश मान लेते हैं कि बहुत ही कम है, तो दिक्कत है और बहुत ज़्यादा है मान लो 3 लाख करोड़ हो गया पैसे अकाउंट फ्लो में, तो भी दिक्कत है। मतलब आप ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर चीज़ों का मूल्य ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे, तो पता चलेगा कि सालाना इंडिया में जो इन्फ्लेशन, महँगाई होती है, वो 6 से 7% के आसपास होती है। वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट इतना बर्दाश्त कर लेती है या फिर इंडिया के लोग इतनी महँगाई बर्दाश्त कर लेते हैं किसी तरह से। आप वहीं अमेरिका की महँगाई देखेंगे साल दर साल, तो 2 से ढाई परसेंट के बीच होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इस बार भले यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से थोड़ा ऊपर चला गया होगा, लेकिन 2 से ढाई परसेंट मतलब जीडीपी अगर 1 लाख करोड़ की है, तो प्लस इसका ढाई परसेंट कर दीजिए, उससे ज़्यादा कैश नहीं छापती। है ना? ये हो गया आपका जीडीपी का इफेक्ट। अब अ, ये बात है ज़िम्बाब्वे की। ज़िम्बाब्वे में क्या हुआ? इतना ज़्यादा नोट छाप दिया गया, इतना ज़्यादा कि 2007 में जो एक आप कह सकते हैं बर्गर का प्राइस अगर $1 था, अगर एक बर्गर का या केक का प्राइस $1 था, तो वही जस्ट 1 साल बाद 2008 में उसकी कीमत 2 करोड़ 31 लाख हो गया। मतलब मैं ये गलत नहीं पढ़ रहा हूँ और ना ही गलत बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली में डेटा है। $1 से सीधे 2 करोड़ 31 लाख रुपया मैं बोल रहा हूँ, बट 2.31 मिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं। $1 से सीधे जंप होके 2.31 मिलियन डॉलर। इतना ज़्यादा महँगाई। मतलब अभी जो पाकिस्तान की हालत है महँगाई में, उससे कहीं ज़्यादा। भले वो किसी ने नोटिस नहीं किया। क्यों? कहने का मतलब ये है कि देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी, नोट्स उसी के अनुसार छापे जाएँगे। जीडीपी से ना ही बड़ा और ना ही छोटा, उतना ही, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अब एक जैसे कि जो नोट्स फट जाते हैं, है ना? नोट्स कुछ फट जाते हैं या इतना बुरी तरह से नोट्स ध्वस्त हो जाते हैं कि उसको इस्तेमाल मार्केट में करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है उन नोट्स का? वो वे नोट्स धीरे-धीरे बैंक आरबीआई जो है अपने कब्ज़े में ले लेती है अलग-अलग सोर्सेज़ से। आप शायद से बैंक में जाके जमा करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी आरबीआई उन नोट्स को कैप्चर कर लेती है, अपने कब्ज़े में ले लेती है और आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पर उनको स्ट्रिक्ट निगरानी में काउंट किया जाता है और उसको अकाउंट किया जाता है कि कितना नोट्स रिसीव हुआ, कितने पीरियड में और उसके बाद उसको जला दिया जाता है और जितना नोट जलाया जाता है, जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट डेटा भेजा भेजा जाता है सेंट्रल आरबीआई को और वहाँ पर फिर उतना ही अमाउंट छापा जाता है ताकि मार्केट में उतना पैसा कम ना हो जाए। अगर मान लो किसी रीजनल ऑफिस में 1 लाख रुपया फटे हुए नोट जमा हो गए और उसे सिंपली जला दिया जाए, तो मार्केट से 1 लाख रुपया गायब हो जाएगा। तो उसकी भरपाई के लिए आरबीआई फिर से 1 लाख रुपया छापती है और इसके लिए उसे गवर्नमेंट से कोई साइन ऑफ नहीं चाहिए होती है ना? अब एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके मैं समझाना चाहूँगा कि महँगाई कैसे बढ़ती है। मान लेते हैं कि एक देश में 2 लोग रहते हैं, है ना? एक देश में 2 लोग रहते हैं और दोनों की तनख्वाह जो है ₹10 है और वहाँ पर अ, सब्ज़ी सब्ज़ी या आप राशन बोल सकते हो, वो राशन मिल रहा है 2 केजी सिर्फ़। तो ये क्या करेंगे, ये ₹10 का 1 केजी लेंगे
और ये जो 2 केजी जो राइस मिल रहा है उसमें पर केजी 10 रुपया है। तो ये क्या करेगा ये आदमी ये 1 केजी खरीदेगा और ये खरीदेगा 1 केजी। दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। 10-10 रुपए में दोनों एक केजी खरीद लिया। इसका 2 केजी बिक गया, इसका 10-10 रुपए में हो गया। अब अचानक गवर्नमेंट ने क्या किया कि नोट्स बहुत सारे छाप दिए और इनकी तनख्वाह बढ़ा करके 20-20 रुपया हो गया। अब अगर इनकी तनख्वाह 20-20 रुपया हो गई और ये जो चावल है, अगर ये अभी भी 10-10 रुपया रहा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ए पहले मार्केट में जाता है तो वो क्या कर सकता है? वो दोनों का दोनों केजी खरीद लेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो व्यापारी है, इसको पता है कि सबकी तनख्वाह बढ़ी है, इसे पता होता है महंगाई क्या है, तो ये क्या करेगा? आपका पर केजी 10 की जगह पे 20 कर देगा। अब 2 केजी है तो ये आएगा 1 केजी खरीदेगा 20 रुपए में, ये भी आएगा 1 केजी खरीदेगा 20 रुपए में। इस तरह से आपका प्रोडक्ट उतना का उतना ही होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और जो मार्केट में जो नोट्स छपते हैं, उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहती है, पैरेलली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब आपने ये भी सुना होगा कि 30-35 साल पहले, है ना? 5 रुपए केजी आटा मिलता था या 4 रुपए केजी चावल मिलता था, ऐसा कुछ सुना होगा। तो क्या हुआ कि 4 रुपए केजी जो चावल मिलता था, आज की तारीख में 30 से 40 रुपए केजी चावल मिलता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय हो सकता है आपके पिता या आपके दादाजी को, है ना? मंथली 5,000 रुपया मिलता था और आज के समय में वही जो तनख्वाह है 5,000 से बढ़कर के 50,000 हो गया है। तो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता है, जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट उतना ही रहेगा। आप खेती करेंगे तो उस खेती में एक मान लीजिए 1 एकड़ में 1 टन आप आलू उगाते हैं तो 1 टन ही आलू निकलेगा। ऐसा नहीं कि आलू भी बढ़ने लगेगा, 1 टन ही निकलेगा, लेकिन उस आलू की कीमत बढ़ने लगेगी या चावल की कीमत बढ़ने लगेगी। मतलब आपकी तनख्वाह बढ़ी, इधर कीमत बढ़ी। तो पैसा और कीमत दोनों पैरेलली बढ़ते हैं। इसीलिए आपकी तनख्वाह के साथ-साथ महँगाई भी बढ़ती है। तो आपकी तनख्वाह आपकी इंक्रीज़ जो होती है, वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कारण है और इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।